नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और ये खास शो हम आपके लिए लेकर आए हैं जिस पर हम बात करेंगे यहाँ पर चीनी की और एथेनॉल की। ऑफ कोर्स भारत यहाँ पर जिस गति से बढ़ रहा है बायो एनर्जी रिन्यूएबल्स की तरफ, वहाँ पर एथेनॉल का एक बहुत बड़ा हिस्सा होने वाला है। अगर पिछले 10 साल की बात की जाए तो हम 1 से 16% ब्लेंडिंग की तरफ अब यहाँ पर आ चुके हैं। लेकिन अब यहाँ पर किस तरह का रोड मैप दिखता है, किस तरह की पॉलिसीज चाहिए, क्या मेजर्स चाहिए शुगर इंडस्ट्री को और एथेनॉल इंडस्ट्री को जो बेसिकली साथ में ब्लेंडेड है, उसके ऊपर करेंगे चर्चा। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिस्टर हर्षवर्धन पाटिल जो नेशनल शुगर फेडरेशन से हैं। मिस्टर पाटिल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर सीएनबीसी पर आने के लिए। सबसे पहले तो जैसे आपने कहा और आप कहते रहे हैं कि बहुत जल्दी 10 साल का यहाँ पर रोड मैप तैयार हो जाएगा कि किस तरह से ये इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी, किस तरह से एथेनॉल प्रोडक्शन आप यहाँ पर आता हुआ देखते हैं, कैसे रिन्यूएबल्स देखते हैं। तो ऑफ कोर्स मच वॉच्ड है बिकॉज एक इतना लंबा विजन अभी तक हमने आता हुआ नहीं देखा। क्या प्रिपरेशंस हैं, क्या क्या क्लॉजेस, क्या क्या पॉइंट्स आप इसमें डाल रहे हैं? देखिए, अभी शुगर इंडस्ट्री एक देश की बड़ी इकोनॉमिकली और सोशली इंडस्ट्री है और बड़ा टैक्स पेइंग भी इंडस्ट्री है गवर्नमेंट को, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। लेकिन हो क्या रहा है कि हर समय कुछ न कुछ चेंजेस आते हैं। तो मैं फरवरी में नेशनल शुगर फेडरेशन का चेयरमैन बना और सारे जितने भी एसोसिएशंस हैं अपने कंट्री में सबको हमने एक बार दिल्ली में बुलाया जी। और एक दिन सबसे हमने मुलाकात की, सबको हमने समझाया। हम भी ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। आई एम ऑल्सो वर्किंग एज अ चेयरमैन इन वन शुगर फैक्ट्री। Last 30 years I also am working as a sugarcane farmer apart from my political career. That's a different part. But as a industry we are working at the ground level. तो हमारे में समझ में आया कि now the time has come. We should have a 10-year road map policy. तो इसमें हमने सभी इंडस्ट्रीज को हमने इकट्ठा किया, जो अच्छे डिस्टिलरी चलाते, जो अच्छे इथेनॉल बनाते, जो अच्छे शुगर बनाते, जो अच्छे बायो सीएनजी बनाते, सबको हमने साथ लिया और एक कंपनी है उनको हमने सब ये डाटा इकट्ठा करने को बोला। तो उसमें बेसिकली देयर आर 10 मेजर थिंग्स वी आर कंसिडरिंग अंडर दिस पॉलिसी। एक तो 10 साल की आपकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पॉलिसी क्या रहेगी, अप्रोच में इथेनॉल की पॉलिसी क्या रहेगी। अभी नीति आयोग ने एक प्रस्ताव दिया है कि 25-26 में 1700 करोड़ लीटर्स विल बी द टारगेट ऑफ द इथेनॉल। तो उसमें इथेनॉल सिर्फ मोलेसिस का नहीं है, तो उसमें ग्रेन बेस भी है, उसमें मक्के का भी है, उसमें राइस का भी है। तो एटलीस्ट देन इफ यू आर कलेक्टिंग, इफ यू आर टेकिंग और परचेसिंग 1700 करोड़ लीटर्स ऑफ इथेनॉल, that has to be decided at least 6 months earlier, so we can plan it. Second thing, FRP तो बढ़ाना ही चाहिए क्योंकि फार्मर के लिए तो इंडस्ट्री चलाते हैं हम। अगर फार्मर को अगर शुगर कैन कल्टीवेशन अगर उसको प्रॉफिट में नहीं आता है तो वो डाइवर्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमने कहा कि FRP इज गुड, वी अप्रिशिएट स्टेट नेशनल गवर्नमेंट कि आपने FRP बढ़ाई, बट FRP शुड बी लिंक विद MSP। The act says whenever you decide about FRP फार्मर को देंगे। फार्मर को कौन FRP देगा? शुगर इंडस्ट्री देंगी। शुगर इंडस्ट्री किसकी है? फार्मर की है। तो अगर उसको देना है तो MSP भी बढ़ाना है। तो दैट इज आवर पॉलिसी प्लान इन दैट। थर्ड, रिगार्डिंग जो प्राइसेस ऑफ इथेनॉल के जो है, अपने अभी सी मोलेसिस के प्राइसेस बढ़ा दिए। तो हमारी डिमांड है कि वाई नॉट फॉर बी मोलेसिस, वाई नॉट फॉर जूस एंड इथेनॉल जो बनता है। फोर्थ इज रेगुलेटिंग अथॉरिटी आपके पास है। द टाइम हैज कम नाउ कि कंज्यूमर कितना शुगर कंज्यूम करता है देश में। अभी आप बोल रहे हैं कि 295 लाख मेट्रिक टन्स ऑफ शुगर इज फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन। हमारी मांग है, रोड मैप पे हम ये भी कह रहे हैं कि ये डोमेस्टिक कंज्यूमर का बाइफरफिकेशन करो आप। उसमें कमर्शियल कंजम्पशन कितना आता है, उसमें घरेलू कंजम्पशन कितना आता है, FMCG भी है, प्रोसेस्ड भी है, तो सब उसमें है। तो अगर कोल्ड ड्रिंक्स वाले का अगर रेट सालों साल अगर बढ़ रहा है तो हमको क्यों आप 31 रुपए में उसको शक्कर देने को बोलते हैं? हाँ, ही इज अर्निंग मनी, ही इज अर्निंग मनी फ्रॉम द कंज्यूमर ऑल्सो। करेक्ट। तो उसके लिए रोक नहीं है। लेकिन हमारे दाम बढ़ गए तो आप बोलते हैं कि कंज्यूमर को शक्कर महंगी लेनी पड़ेगी। सी, वी आर कंज्यूमर एंड फार्मर, दे आर हैंड इन हैंड।
हमारा कंज्यूमर है और कंज्यूमर बोलते हैं फार्मर हमारा है। बट ये इन बिटवीन का जो मामला होता है वो ये रोड मैप में हम हाईलाइट करने जा रहे हैं। Okay. दूसरी बात उसमें ऐसी है कि कुछ पॉलिसीज ऐसे है, एरिया ऑफ ऑपरेशन है, एक्सपेंशन की पॉलिसी है, फिर आईएम की पॉलिसी है, Okay. फिर को जनरेशन की पॉलिसी है, बायो सीएनजी के बारे में, फ्लेक्सी फ्यूल को लेकर भी काफी फ्लेक्सी फ्यूल का भी अभी वो बात हो रही है। जी। अगर आप अभी एज ऑन टुडे लास्ट 8 डेज का हमारा जो ब्लेंडिंग है, जैसे आपने बोला ब्लेंडिंग का, तो इट इज़ 14.36%। हम 20% तक कब जाएंगे, हम 25% तक कब जाएंगे। और ये इथेनॉल का ब्लेंडिंग डीजल पेट्रोल, आफ्टर ऑल अगर 100 रुपीज़ अगर डीजल पेट्रोल का प्राइस है एंड इफ 65 रुपीज़ और 70 रुपीज़ इथेनॉल का प्राइस है, तो एटलीस्ट 20% यानी 1 लीटर में 200 मिली उसको 70 रुपीज़ में मिलेगा एंड 800 मिली उसको 100 रुपये से डालना पड़ेगा। उसमें फ़ायदा किसका होगा, कंज्यूमर का फायदा होगा। सो सी वी आर रनिंग दिस इंडस्ट्री एज अ सोशल इंडस्ट्री ऑल्सो। बट तो ये रोड मैप अभी हम फाइनल स्टेज पे अभी आया है। अभी हम ऑनरेबल गृह मंत्री जी अमित शाह साहब, ही इज द चेयरमैन ऑफ द ग्रुप मिनिस्टर्स ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स। आपने कहा कि 10 अगस्त को दिल्ली में आप इसको हाँ, 10 अगस्त का उन्होंने हमका इन्विटेशन स्वीकारा है जी। और 10 अगस्त का हमारा नेशनल फेडरेशन की एजीएम है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है, हमने बायो एनर्जी पे कुछ सेमिनार रखे हैं एंड द कंसेंट सेक्रेटरीज, जो भी सेक्रेटरीज कंसेंट है, जैसे अभी इधर चोपड़ा साहब अभी है, ऐसे 5-6 सेक्रेटरीज आर कंसेंट सेक्रेटरीज और उनके मिनिस्टर्स जो है, हमने सबको इन्विटेशन दिया है। तो सेक्रेटरी का एक डिबेट बिफोर लंच होगा और आफ्टर लंच का जो प्रोग्राम होगा तो उसमें ऑल मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द एचएम इज कमिंग। तो वहाँ हम ये 10 साल का रोड मैप का एक इनॉग्रेशन करेंगे और वो जो डॉक्यूमेंट है हम सबको सर्कुलेट करेंगे एंड वी विल रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट कि प्लीज़ लुक इनटू दिस मैटर और ये पॉलिसी बनाओ। और ये पॉलिसी बनने के बाद एटलीस्ट देन द इन्वेस्टर, द बैंकर्स, द फार्मर, द इंडस्ट्री पर्सन, सो सबको एक क्लैरिटी आ जाएगी कि 10 साल के लिए क्या होने वाला है, उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स भी हो पाएंगी और उसी हिसाब से किसान भी अपना काम कर पाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पहले हम शुगर इंडस्ट्री को एज अ शुगर इंडस्ट्री देखते थे, अब ऑफ कोर्स ये बायो एनर्जी के नाम से भी अब ये देखने को मिल रही है। शुगर एक पार्ट है, लेकिन मिस्टर पाटिल जिस तरह से यहाँ पर अब ग्रेन्स इंक्लूड हो गई हैं, मक्के वालों की अलग प्रॉब्लम शुरू हो गई हैं, तो ये जो खींचतान है यहाँ पर रॉ मटेरियल्स को लेकर, उसको आप कैसे एड्रेस करता हुआ देख रहे हैं? सी नाउ वी आर ऑल्सो द टाइम हैज कम नाउ, द शुगर इंडस्ट्री का भी नाम ही बदल रहा है, इट इज बिकमिंग एनर्जी इंडस्ट्री, इट इज बिकमिंग एनर्जी इन ऑल वेज। हाँ, तो अगर ये एनर्जी इंडस्ट्री है तो इसमें जो जो एनर्जी क्रिएट करता है उसका ध्यान रखना पड़ेगा जी। तो नीति आयोग को अभी जैसा मैंने आपको कहा कि 1700 करोड़ लीटर का जो प्लान बना है 25-26 का जी, एलोकेशन हो गया है, द डिस्ट्रीब्यूशन हैज बीन डन कि सी मोलेसिस से हम इथेनॉल कितना लेंगे, बी से कितना लेंगे और उसके बाद मेज का कितना लेंगे, ग्रेन का कितना लेंगे। तो दैट हैज बीन डिसाइडेड आई थिंक सो बाय नीति आयोग। Today only there is a meeting happening in Delhi. The Honorable Prime Minister also is heading that Niti Aayog meeting. I don't know much about what will happen, but we are planning कि ये सब करते समय, see, government is interested in farmers. First, sugarcane farmer, second, maize growing farmer, third, rice growing farmer, then consumer, फिर industry सब है ना. So there should be a balanced policy. I am telling you, balance रखो, balance. आई नो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी क्या है कि शक्कर महंगी नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट की प्रायोरिटी क्या है डीजल पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ने चाहिए, गवर्नमेंट की प्रायोरिटी क्या है कंज्यूमर शुड नॉट बी द सफरर, फार्मर ऑल्सो शुड नॉट बी द सफरर। तो ये सारा जो पूरा जो सोशल इकोनॉमी इंडस्ट्री का जो मामला है इट हैज़ टू बी बैलेंस्ड एंड एक अगर हम ऐसे करके निकालेंगे और क्लैरिटी रहेंगे। होता है क्या, इफ ऑल ऑफ ए सडन इफ यू बैन समथिंग so it creates a lots of confusion, lots of financial contents also. So ये हम ये बोल रहे हैं कि भाई see, we are here, we are very open and this industry is totally controlled. It's a regulating in the industry, I am telling you. हमारे पास चीनी कहाँ से लेनी है, गवर्नमेंट की परमिशन लगती है, कितने में लेनी है, हाँ वो भी फार्मर को दाम कितना देने का है बिफोर सेलिंग आवर फाइनल प्रोडक्ट, उससे पहले हम उसको दाम उसका फाइनल करते हैं। सो ये सब जो है तो एटलीस्ट सी
आफ्टर ऑल गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग, इसलिए तो हम यहाँ तक पहुँचे ना. Absolutely. जी. एंड इट्स अ बिग टर्नओवर, आई एम टेलिंग यू. इट इज मिस्टर पाटिल, अब आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए. और ऑफ कोर्स नजर अब यहाँ पर 10 अगस्त पर रहेगी और उसके बाद इमीडिएटली आपसे बात होगी कि क्या कुछ यहाँ पर इस मीटिंग में निकल के आया और वेदर और नॉट हम वो 10 साल का रोड मैप और किस शेप एंड फॉर्म में बनता हुआ देख रहे हैं. लेकिन तब तक के लिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए. थैंक यू. संजीव जी, बहुत शुक्रिया हमारे लिए आज समय निकालने के लिए यहाँ पर. एंड क्लियरली काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं एग्रीकल्चर में, कमोडिटीज़ में, प्राइस इन्फ्लेशन से लेकर काइंड ऑफ ट्रीटीज़ जो हमारे साथ हैं दूसरे देशों की तरफ से. सबसे पहले दालों से शुरुआत यहाँ पर कर लेते हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा कि वो अभी भी रेड जोन में यहाँ पर हैं. किस तरह की नीतियाँ यहाँ पर हम बनती हुई देख रहे हैं? इस साल जो हमारी अभी बोनी की फिगर्स आ रही हैं, कितना सोइंग हुआ है, उसमें पता लग रहा है कि पल्सेस में काफ़ी हमारी इंक्रीज़ हुई है. ऑलमोस्ट 30% जंप इन द एरिया विच इज़ बीन सोन पल्सेस. एंड एज अ रिज़ल्ट हमें उम्मीद है कि जो तूर का हमारी जो काफ़ी दिक्कतें रही पिछले कुछ महीनों में तूर के कारण, तो अगर जो प्रोजेक्टेड हमारी फिगर्स हैं तूर की 45 लाख टन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तूर की प्रोडक्शन, और उसके चलते जो दिक्कतें हुई थी पिछले कुछ महीनों में हमको, पिछले एक साल में, वो कुछ काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी. लेकिन ये भी कहना सही है कि जो पल्सेस की बास्केट है हमारी, उसमें तूर, उड़द और मसूर, ये 3 हमारी दालें हैं जो कि हम बाहर के देशों से मंगाते हैं. तो हमारा ये भी कोशिश अब चल रही है कि किस तरह एरिया को डाइवर्सिफाई करें, किस तरह नए एरिया लाएं हम दालों के दलहन की खेती के लिए, और उसके अलावा किस तरह हाई यील्डिंग वैरायटीज़ लेके आएँ. तो इसकी बात भी चल रही है किस तरह हम हाई यील्डिंग वैरायटीज़ इंपोर्ट कर सकते हैं और उसका इसका मल्टीप्लिकेशन कर कर हम यहाँ पे किसानों को दे सकते हैं. तो ये जो दलहन का जो सेल्फ रिलायंस है, ये सरकार का एक बहुत बड़ा एजेंडा है. हमने बजट में सुना कि 34 क्रॉप्स की 109 वैरायटीज़ यहाँ पर लॉन्च की जा रही हैं. ऑब्वियसली इट टेक्स टाइम, जब तक वो लॉन्च होंगी किसान उसको एक्सेप्ट करेगा, बोएगा एंड पायलट होंगे एंड फाइनली उसका एक कंफर्मेशन या अडॉप्शन होगा. इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. आप कहेंगे ये एट ऑल टाइम्स करने की ज़रूरत है? बिकॉज एक और इंडस्ट्री में कंसर्न ये भी है कि ये सारे सीड्स ज़्यादातर प्राइवेट कंपनीज़ के हैं और गवर्नमेंट की रिसर्च इसमें काफ़ी कम है. गवर्नमेंट की रिसर्च के लिए आपने सुना भी होगा बजट स्पीच में जो वित्त मंत्री जी ने कहा कि रिसर्च पे अब ज़्यादा जोर दिया जाएगा. और आईसीआर के संस्थाओं के द्वारा अब हमने जैसे हमने देखा कि जो हमारी गेहूं की खेती हुई इस बार, करीबन 75% जो कल्टीवेशन हुई गेहूं की, वो क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटीज़ थी. जो हमारी पिछले दिक्कतें आ रही थी पिछले सालों में कि फरवरी में थोड़ी गर्मी पड़ गई तो उससे गेहूं का नुकसान हो गया, तो इस बार नहीं हुआ और काफ़ी अच्छी हमारी फसल रही इस बार, करीबन 113-114 मिलियन टन की. और आगे वाले दिनों में जो आईसीआर है, हमारी जो एग्रीकल्चर रिसर्च विंग है, उसमें स्पीड ब्रीडिंग वो शुरू कर रहे हैं. और स्पीड ब्रीडिंग से क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट, एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में ब्रीडिंग की जाती है सीड्स की. तो उसके चलते जो सीड को मार्केट में लाने में 9 साल लगते थे, 8 साल लगते थे, वो 3 या 4 साल के अंदर वो हो जाएगा. तो इससे हमें उम्मीद है कि काफ़ी हमारे देश में जो हाई यील्डिंग वैरायटीज़ हैं, उसका चलन आने वाले दिनों में काफ़ी बढ़ने वाला है. और क्योंकि माफ़ कीजिए, क्योंकि आप आइस्टा के यहाँ पर इवेंट में हैं और शुगर एथनॉल के लोग हमें घेरे हुए हैं, यहाँ पर काफ़ी सारी डिमांड्स रही हैं. जब आप बोल भी रहे थे तो 1, 2, 3 करके यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें थी. तो वेदर इट्स अबाउट एमएसपी या फिर ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म पॉलिसी या प्राइसिंग फार्मूला, जहाँ पर एथनॉल की बात है, कितना स्पीड से एज ऑफ नाम काम हो रहा है? और आई एम अज्यूमिंग काफ़ी सारे रिप्रेजेंटेशंस आपके पास हैं. इंडस्ट्री की काफ़ी डिमांड्स हैं और जेन्युइन भी हैं कई. तो उसमें सरकार विचार कर रही है. उनका एक मिनिमम हमारा सेल प्राइस था, उस पर उनका डिमांड है कि उसको बढ़ाया जाए. जो 31 रुपये है, करीबन 3-4 साल हो गए, 5 साल हो गए, तो उसमें भी बढ़ोतरी करने की उनकी डिमांड है. उस पर सरकार विचार कर रही है. फिर जो हमने थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगाई थी पिछले साल एथनॉल डाइवर्जन के लिए शुगर पे, तो वो भी उनका डिमांड है कि अगर एटलीस्ट क्लैरिटी हमको दी जाए कि जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी पिछले साल वो इस साल लगेगी कि नहीं. तो उस पर भी उनका वो जेन्युइन डिमांड है. तो उस पर भी सरकार बहुत शीघ्र उनको क्लैरिटी देगी कि आने वाले साल में 2024-25 जो शुगर ईयर है, उसमें क्या पॉलिसी रहेगी शुगर डाइवर्जन की, वो भी हम कोशिश करेंगे उनको बताने की. Monsoon has been quite a good season for the government and the farmers of course. So अच्छी खासी बम्पर क्रॉप की एक्सपेक्टेशंस भी यहाँ पर है. तो with this one thing sorted, लेकिन जहाँ तक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की इन्फ्लेशन है वो क्वाइट ऑन द हायर साइड है. आप इसे कैसे देख रहे हैं?
सो और जो हम कहते हैं टॉप क्रॉप्स टोमेटो, अनियन एंड पोटैटो, सो उसमें हम देख रहे हैं कि काफ़ी वॉलेटिलिटी रहती है बिकॉज दे आर एक्चुअली, अब जैसे पोटैटो आप देखें तो 98% पोटैटो कल्टिवेशन हैपन्स इन द रबी, तो उसके चलते तो 3-4 महीने में आपकी प्रोडक्शन जो आ गई उसके बाद आपको अगले 7-8 महीने उससे अब चलाना है। उसी तरह अनियंस में 3/4 ऑफ द प्रोडक्शन हैपन्स इन रबी, और खरीफ में जो अनियन आता है उसको आप स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है। तो इसके चलते अब ये सरकार कोशिश कर रही है कि जो अर्बन सेंटर्स हैं उनकी विसिनिटी में, उनके पास में हम वेजिटेबल क्लस्टर्स बनाएं, और वेजिटेबल क्लस्टर्स को बनाकर एक फार्मर्स ग्रुप बनाकर FPOs के जरिए वो हम प्रोड्यूस अर्बन सेंटर्स में दें। तो ये अभी हमने प्रस्ताव शुरू किया है विचार करना, और मुझे आशा है कि अगले 1-2 महीने में इस पर क्लैरिटी आएगी, और जो टॉप क्रॉप्स पर्टिकुलरली जो हैं उसकी इन्फ्लेशन में हमें काफ़ी कंट्रोल करने में सहायता मिलेगी। एक फाइनल सवाल डिजिटाइजेशन पे है, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुश यहाँ पर भी बनता हुआ हमने देखा। ओवरऑल सरकार की किस तरह की नीतियाँ हैं? एग्री स्टैक ऑफ कोर्स इज समथिंग व्हिच इज द टॉक ऑफ द टाउन। So AgriStack actually, the little that I've seen in the past few months of AgriStack, it is going to be a revolution. So in terms of the farmers registry, कि हर फार्मर को हर किसान को एक पहचान मिलेगी, उसका कहाँ उसकी ज़मीन है उससे उसे लिंक होगा, उसने क्या फसल उगाई है उसका डिजिटल सर्वे होगा, और उसके बाद जो बाकी भी कई संस्थाएं हैं उनका भी रजिस्ट्री उसके अंदर रहेगा। फर्टिलाइज़र कंपनीज़ हों या उसमें पेस्टिसाइड हों या सीड्स हों, बैंक्स हों। तो उसके चलते क्या होगा कि जो हमने इस UPI हमने किया, जो पेमेंट सिस्टम में जो रेवोल्यूशन है UPI के ज़रिए, वैसे यूनाइटेड फार्मर्स सिस्टम इंटरफेस, उसके चलते हम जो ये प्लेटफॉर्म बनाएंगे, द प्राइवेट कंपनीज विल बी एबल टू लिंक ऑन एंड डेवलप एप्स। अब एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको कि अगर बाकी तो इसके बहुत फ़ायदे हैं, बट एक फ़ायदा जस्ट फॉर योर रेफरेंस की है कि अगर कोई कंपनी है जो कॉटन के फार्मर्स को टारगेट करना चाहती है फॉर सम न्यू वैरायटी ऑफ सीड्स और फॉर सम न्यू पेस्टिसाइड और समथिंग दैट दे कम अप विद, सो थ्रू दिस पेमेंट, थ्रू दिस इंटरफेस दैट वी विल हैव ऑफ UFSI, the company can target only the cotton farmers. For a banker, if he is to give a loan to a particular farmer, that will be a job that can be done in minutes, because सारी information उसके पास है, उसने क्या फसल उगाई है, उसका कितनी ज़मीन है, स्केल ऑफ फाइनेंस क्या है, तो मिनटों में वो जो लोन अभी दिनों लगते हैं, हफ्ते लगते हैं, वो मिनटों में सॉल्व हो जाएगा। तो इसके चलते मेरा तो बहुत विश्वास है कि ये एग्रीस्टैक किसानों के लिए और इकोनॉमी के लिए एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है। ऑलराइट, संजीव जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये पूरी आराम से हमारे से बात भी करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।